चलिए जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। A2 सोशियोलॉजी, ठीक है जी। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 फॉर द न्यू सेशन। First of all, we need to understand what is all about A2 sociology. A2 sociology is all about paper 3 and paper 4. Okay, so first we need to understand what is all about paper 3, and then we need to understand what is all about paper 4. Paper 3 is all about the education. Okay, it's a 50 marks paper. It's a 50 marks paper, and the time duration for this paper is 1 hour 15 minutes. 1 hour 15 minutes. Most important element about the paper 3 is there is no choice. There is no choice. कोई choice नहीं होगी पेपर 3 के अंदर. करेक्ट? तो आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज का ख्याल रखना है वो ये रखना है, वी विल डिस्कस द पेपर पैटर्न एंड एवरीथिंग। आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है पेपर 3 के अंदर, सही है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पेपर 4 इज ऑल अबाउट द 3 टॉपिक्स: ग्लोबलाइजेशन, mass media and religion. This is a 70 marks paper, comprises of 1 hour 45 minutes. इट मीन्स यू कैन से 105 मिनट्स, यानी कि 105 मिनट के अंदर आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, दिस इज ऑल अबाउट द एरियाज ऑफ स्टडीज, ठीक है? आपने कोई 2 टॉपिक्स इसमें से प्रिपेयर करने होते हैं। आपने 2 ही टॉपिक्स में सवाल करना है, आपके पास उसमें फर्दर चॉइस भी होती है, मैं आपको डिस्कस करूंगा कैसे चॉइस होती है, ठीक है? अवर कोर टॉपिक्स आर रिलीजन एंड मैस मीडिया। हम इन 2 टॉपिक्स को अपने पास प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। इस रीजन के अंदर मोस्टली जो है वो मैस मीडिया और रिलीजन प्रिपेयर करवाया जाता है। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम पेपर 3 का पैटर्न को अंडरस्टैंड करें। P3 पेपर पैटर्न मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम जब इसके पास पेपर्स करेंगे तो हम इसको फर्दर लेवल पे डिस्कस करेंगे। इसके हर टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको अलग वर्कशीट दूंगा जो आपने प्रिपेयर करनी होगी, सही है? याद रखिएगा कि यार जो मैं आप लोगों को होमवर्क में सेट्स बना के देता हूं, मैं होमवर्क में हर प्रिपेयर करने सेट्स बना के देता हूं, तो उन सेट्स को सही से प्रिपेयर करना है, ठीक है? पेपर 3 का पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत ईजी पैटर्न है, ठीक है? लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है, यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग, यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। अगर आपने कुछ चीज लेफ्ट की और वो एग्जाम में आ गई तो सिंपल मार्क्स जाएंगे आपके पास, ठीक है? अच्छा जी, नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब 2 का क्वेश्चन आएगा, ये होगा 4 मार्क्स का। कितने का होगा बेटा? 4 मार्क्स का होगा, ठीक है? डिस्क्राइब 2 करके कुछ भी वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, समझ रहे हो? फिर आफ्टरवर्ड्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये एक्सप्लेन का क्वेश्चन होगा, सेम एज A1। ये 8 मार्क्स हैं, ठीक है? फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं अलग से आपको प्रॉपर प्रिपेयर करवाऊंगा। आप मेरे चैनल पर देखोगे तो आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अलग अलग वीडियोस मिलेंगी
और वो वीडियोस इसीलिए मुझे पता है कि इसकी प्लानिंग ही डिफरेंट होती है, सही है। ये क्वेश्चन क्या है, गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट का सवाल है। गिव टू आर्गुमेंट्स, ये सिंपल उस बच्चे के लिए सवाल एग्जामिनर ने बनाया है जिसने समझ के पढ़ा है, रट के नहीं पढ़ा, सही है। गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। देखिए अगेंस्ट द स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने पहले तो उसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है एंड देन यू नीड टू एनालाइज इट, और आपने उसको राइट डाउन करना है अगेंस्ट आर्गुमेंट। फेवर के आर्गुमेंट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिवाय एग्जामिनर दुआएं देगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता, सही है। जस्ट लाइक 10 और 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। लेकिन ये इसको अटेम्प्ट से वही बच्चा कर सकता है जिसने समझ के पढ़ा हुआ है। रट के पढ़ने वाले के लिए कोई सीन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होगा, उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना होगा एंड देन आपने उसके अगेंस्ट में लिखना होगा, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 मार्क्स बेटा मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज a simple 26 marks question. Evaluate the view. Yes boss, मैं आपको पूरा डिवीजन करके दे रहा हूं। Evaluate the view का क्वेश्चन है। This is 26 marks question. ठीक है, इसका हम पूरा टाइम डिवीजन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह ताला आराम से हो जाएगा। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 5 मिनट्स, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। ये 15 मिनट्स हो गए, ठीक है। 15 मिनट्स हम देते हैं किसके अंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ये हो गया हाफ एन आवर, ठीक है। 30 मिनट्स हो गए। फिर हम 45 मिनट्स अगर हम देते हैं किसको, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो आराम से हम 75 मिनट्स में कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 4, 8, 12, 12, 12, 24, 24 एंड 26, ये हो गए आपके 50 मार्क्स। एम आई राइट? ऑल क्लियर टिल नाउ, सही है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चीज को कि हम एजुकेशन में पढ़ने क्या वाले हैं, सही है, और एजुकेशन के क्या एलिमेंट्स हैं, उन तमाम चीजों को वी विल डिस्कस इट फर्दर ऑन, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड एजुकेशन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट पेपर 3, ठीक है। इसके जो कोर टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सही है, जो आपको इसे समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 1 इज, हम कहते हैं इसको एजुकेशन। द फर्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन एंड इकोनॉमी, सही है। इसको हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। आप में से कितने प्यारे क्यूट बच्चे हैं जिनके पर्सपेक्टिव्स उनको लगता है थोड़े से शेकी हैं? मुझे अभी बता दो, कोई ऐसा बच्चा है? मेरा बेटा पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ना चंदा, फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट वगैरह, ठीक है। ऐसा कोई अगर बच्चा है तो कोई, देखो टेंशन की बात नहीं है भाई, जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई, पहले बता दो, आपको नहीं आता है मैं बोल दो, सही है, प्लीज बता देना। इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम क्या होगा, अगर मुझे लगेगा कि आप इतना प्रॉब्लमेटिक चीज में आप फंसे हुए हो कि जिससे पूरी क्लास का इफेक्ट होगा, तो मैं आपको वीडियोस दे दूँ। मेरे पास पूरा बटन्स के ऊपर होता है, सही है। तो बहुत सीन कुछ ऐसा है कि आपने जो किसी को समझ में ना आए, आप मुझे बता दें, ठीक है। आप मुझे बता दें कि भाई ये हमें मसला आ रहा है, आप हमें बता दें, मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं आपको चीज़ दे दूंगा, आप प्रिपेयर कर लोगे आराम से, ठीक है। पर्सपेक्टिव में अगर किसी बच्चे को मसला है तो भाई अभी बता दो, ठीक है। सबको आते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। मेरा बेटा आपको क्या लगता है एजुकेशन में पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है? एजुकेशन के पर्सपेक्टिव क्या होंगे? फंक्शनल सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा, सही है, फंक्शनल सपोर्ट करेगा, ठीक है। मार्क्स से सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? अपोज करेगा, सही है, मार्क्स से अपोज करेगा। फेमिनिस्ट क्या कहेगा? अपोज करेगा, ठीक हो गया, सही है। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ना कुछ चीजें नहीं आएंगी यार, समझना।
तुम्हें क्या लगता है, क्या कुछ पर्सपेक्टिव्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से हो सकते हैं रीसेंट टाइम्स के हवाले से? ठीक है, अब देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब बताओ न्यू फंक्शनल्स आ जाएंगे थोड़े से, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का वेरिएशन आएगा, परेशान नहीं होना चीजों से, सही है? देखो जो पर्सपेक्टिव्स तुमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन्हीं पर्सपेक्टिव्स के साथ आप आगे लेके चलोगे। ठीक है, जो आपने पर्सपेक्टिव पढ़े हुए उन्हीं के साथ, देखो हर पर्सपेक्टिव उसके आसपास चल रहा होगा, सही है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो एजुकेशन एंड इकोनॉमी भी हम इसको कहते हैं थ्योरीज अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, थ्योरीज अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन, इसमें सारे पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ केस स्टडीज को पढ़ेंगे, सही है, हम कुछ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पढ़ेंगे जो आगे जाके इन थ्योरीज पे इंप्लीमेंट होगा। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द ब्रिटेन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। क्या एजुकेशन के थ्रू हम सोशल मोबिलिटी गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? वी विल डिस्कस इट। सोशल मोबिलिटी स्टैंड्स फॉर द चेंज इन योर क्लास स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू थिंक, क्या क्लास स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ सकती है एजुकेशन के थ्रू? आ सकती है। आप सब लोग इसलिए करो ताकि बहुत सारे पैसे आ जाएं, पढ़ इसीलिए रहो। चलो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि ऐसा मुमकिन है या ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या एजुकेशन ही पैसे लाके देता है या कुछ और चीज हमें पैसे लाके देती है? ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का करिकुलम बनता है। क्या बनता है बेटा? करिकुलम। उसके ऊपर कोई ना कोई सोशल ग्रुप इन्फ्लुएंस तो करता होगा, इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम, ऑन द करिकुलम। एक करिकुलम डिजाइन कैसे होता है, उसके ऊपर सोसाइटी की कौन कौन सी सोशल फोर्सेस इंप्लीमेंट अपना इंपैक्ट क्रिएट करना चाह रही होती है। ठीक है, हम उसके अंदर उन पावरफुल इकोनॉमीज को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बुक का फ्लो बता रहा हूं, फिर मैं अपना फ्लो भी बताऊंगा कि मैं किस फ्लो से थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्लो चेंज करता हूं लेकिन वो आप लोगों के फेवर में होता है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। हम इस एलिमेंट को डिस्कस करेंगे कि क्या इंटेलिजेंस का इंपैक्ट आपकी एजुकेशनल अटेनमेंट में होता है। अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो क्या इंटेलिजेंस का इंपैक्ट होता है या इंपैक्ट नहीं होता? आप लोगों को क्या लगता है, इंपैक्ट होता है? जो ज़हीन लोग होते हैं ज्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं। चलो विल डिस्कस कैसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे सोशल क्लास एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। अगेन वही वाली बात, अपर क्लास की अटेनमेंट ज्यादा होगी और वर्किंग क्लास की अटेनमेंट कम होगी। ठीक है, वी विल डिस्कस इट कि ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, देखो सोशियोलॉजी की ब्यूटी ये है कि सोशियोलॉजी इज मोर अबाउट वर्सटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। हम इसके अंदर मुख्तलिफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे कि सोशल क्लास का इंपैक्ट हो भी सकता है और इंपैक्ट नहीं भी हो सकता। समझ में आई बात? वी नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, कि भाई ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता। ठीक है, फिर अगेन आगे बढ़ते हैं। देन वी विल डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ जेंडर। इसके बाद हम एथनिसिटी डिस्कस करेंगे, एथनिसिटी एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है, कि एथनिसिटी का इंपैक्ट क्या हो सकता है। एम आई राइट? लेट्स सपोज आप पाकिस्तानी हो, मैं आपको उठा के सऊदी अरब के किसी अरबिक स्कूल में बोल दूं, वल्लाह हबीबी बोलना शुरू हो जाए, आप बोलोगे भाई टीचर कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद हिम। एम आई राइट? तो ऑटोमेटिकली इसी वजह से क्या होता है, एथनिक इंपैक्ट क्या हो सकता है एजुकेशन। सही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है,
आई लव टू टीच द डाइवर्सिफाइड क्लास। भाई मेरी ऑनलाइन क्लास में पूरी दुनिया से लोग बैठे हुए होते हैं, तो आई लव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवन। मैंने पता नहीं उन बच्चों से कितना सीखा है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स नाइजीरिया के थे, उन्होंने नाइजीरियन कल्चर बताया, am I right? तो एक क्लास में मल्टी एथनिक क्लास का एक अलग एडवांटेज है, am I right? समझ में आई बात? ठीक है। सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात का खुशी होती है कि इंडियन स्टूडेंट्स के गम वही हैं जो हमारे गम हैं। वही सास बहू के फड्डे हैं उनकी बेचारों की ज़िंदगी के अंदर, एग्जैक्टली वही सिनेरियोज है। ठीक है, जो एंड इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तान एंड इंडिया इज जस्ट लाइक अ वन कंट्री, वन कल्चर। ठीक है, खाने हमारे जैसे खाते हैं वो, सब कुछ एक जैसा है, बट वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, विल डिस्कस इट लेटर ऑन कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है कल्चर के ऊपर। ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस द जेंडर एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। अच्छा, अब मैं आपको एक पूरा गेम समझा देता हूं। देखो, आप एजुकेशन अटेनमेंट के टॉपिक्स देख रहे हो बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अभी बता दूं कि एग्जामिनर 2 टॉपिक्स को हटा के कोई एग्जाम में पेपर बना दे। सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी मेंशन कर देता हूं यहां पे, पहले दिन बता रहा हूं। अगर कोई इसको छोड़कर गया, सही है, तो बेटा वो अपनी कब्र खुद खोदेगा। ठीक है, और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आपने इन टॉपिक्स में से, देखो इसके अलावा कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन इन टॉपिक्स में कोई बदतमीजी नहीं करेगा। सही, नंबर 1 इज sociological perspectives related to education, and education attainment. एग्जामिनर इनसे हटकर अपना पेपर बना ही नहीं सकता, अपना पेपर बना ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अब मैं आपको एक और बात टेक्निक सिखा रहा हूं। आपके पास हर टॉपिक के 4 से 5 थ्योरिस्ट होने चाहिए बस। सही है? बच्चे क्या कारनामा अंजाम देते हैं, एक टॉपिक के ऊपर माशाल्लाह 20 थ्योरिस्ट याद करके जाएंगे, जबरदस्त, बहुत, क्लैपिंग फॉर यू। और दूसरे टॉपिक के अंदर 2 अब वो 2 वाला सवाल आ गया तो आपका कंटेंट उसमें वीक पड़ जाएगा। यू नीड टू हैव 4 to 5 थ्योरिस्ट, जिसके थ्रू, देखो एक टॉपिक पर मैक्सिमम भी कंटेंट बिल्ड करना पड़ेगा तो 4 पैराग्राफ होगा, इससे ज्यादा पैराग्राफ नहीं हो सकते। एम आई राइट? वो किस में होगा? इवैल्यूएट वाले सवाल में आ गया। अगर तुम्हारे पास हर टॉपिक के इवैल्यूएट के 4 पैराग्राफ्स अगर रेडी हैं, इट मींस तुम्हारा वेपन पूरा रेडी है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फोकस करो। समझ में आई बात? दिस इज द बेसिक फर्स्ट टेक्निक एंड टिप फ्रॉम माय साइड। समझिए, अपने आप को ओवरबर्डनाइज मत करना। देखो, अगर एजुकेशन पढ़ाने बैठे हैं, अगर सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, नंबर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, तो बेटा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑन एजुकेशन। एम आई राइट? आपने उतना वेपन रखना है जितना आप कैरी कर सकते हो। समझ में आई बात? यू नीड टू हैव 4 to 5 गुड सोशियोलॉजिस्ट विद गुड नॉलेज, जिसके अगेंस्ट में आप 4 to 5 पैराग्राफ बना सकते हो। एम आई राइट? देखो ना, इसकी वजह बता देता हूं क्या। मैक्सिमम आपको जो पैराग्राफ की जरूरत है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल थ्योरीज, ऐसा ही है। डिस्क्राइब में फंक्शनल्स आ गया, हो जाएंगे 4 to 5 पैराग्राफ से। एक्सप्लेन में आ गया, 4 to 5 पैराग्राफ से हो जाएगा। अगेंस्ट आर्गुमेंट में आ गया, मार्क्सिस्ट की स्टेटमेंट थी, फंक्शंस की बात लिखनी है, 4 to 5 पैराग्राफ सोशियोलॉजी से आराम से, मोहब्बत से हो जाएगा। भाई आ जाओ इवैल्यूएट के अंदर, 4 पैराग्राफ अगर रेडी हैं इंसानों वाले, आराम से मैनेज कर लोगे। क्लियर हो रही है बात? तो आपने अपने आप को ओवरबर्डनाइज नहीं करता। अब मैं आपको अभी बता दूं बच्चे कहां पे गलती करते हैं। बच्चे माशाल्लाह एजुकेशन इन इकोनॉमी और थ्योरीज अबाउट एजुकेशन के अंदर माशाल्लाह 20 सोशियोलॉजिस्ट याद करके जाएंगे। सोशल मोबिलिटी भी चलो उससे कवर हो जाता है। जब 3rd सवाल आ गया इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम, उसके अंदर 2 एक सोशियोलॉजिस्ट भी सही से प्रिपेयर नहीं हुआ था। फिर आया एजुकेशन अटेनमेंट, क्लास में माशाल्लाह 20 याद होंगे, जेंडर और एथनिसिटी के अंदर 5 भी नहीं होते, बड़ी मुश्किल। समझ में आई बात? तो अब हुआ क्या कि अपने आप को ओवरबर्डनाइज नहीं करो। देखो, आपकी मेमोरी एक लिमिटेड है, उसके अंदर अभी मीडिया भी आना है और रिलीजन भी आना है। तो जो मैंने आपको चीज बताई है, फॉलो दिस, जिंदगी में कभी बर्डनाइज नहीं होगा। देखो, सोशियोलॉजी क्रैश हो जाएगा अगर आप ओवरबर्डनाइज होगा। बिकॉज A2 के अंदर स्टडीज भी आनी है। सही है?
इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम ग्लोबल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो? तो आपके पास आपने अपने आप को लिमिटेड रख के चलना है कि भाई मेरे पास ये चीज है मुझे, ठीक है। मेमोराइज करने के लिए मेरा बोर्ड वर्क है, मेरा बोर्ड वर्क अगर आपको याद होगा तो आपको फिंगर टिप्स पे चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला कि क्या 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 चीजें, क्या किसी से कितने कितने सोशियोलॉजिस्ट हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस चीज से आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटेन। देखो मेरी बात सुनो, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटेन से समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। यहां पर देखो, देयर आर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल फिट। क्या कहते हैं बेटा? सही है, उसको कहते हैं हम फंक्शनल फिट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट में से भी एक है। देखो, फंक्शनल फिट कहता है देयर आर 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस। कितने सोशल इंस्टीट्यूशन बेटा? 3। नंबर 1 इज द फैमिली, नंबर 2 is education, number 3 is workplace. These 3 institutions are closely interlinked and interconnected with each other. ये 3 institutions एक दूसरे के साथ interlinked और interconnected है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। फैमिली ने क्या किया? बच्चे को एक रिप्रोड्यूस किया, इस दुनिया में लेके आई फैमिली। एजुकेशन ने उसको एजुकेट किया, वर्क प्लेस ने उसको इकोनॉमिक प्रोविजन क्रिएट करके दिया। सोसाइटी के अंदर अगर इन 3 चीजों में सिंक नहीं है तो सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर जाएंगे। एम आई राइट? वर्क प्लेस को इंसान के बच्चे नहीं मिलेंगे, एजुकेशन को भाई लेट सपोज अगर आप सोचो, आपको इंपैक्ट देता हूं, अगर सोसाइटी में रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा तो एजुकेशन के अंदर एजुकेशन के पास लोग नहीं होंगे एजुकेट करने के लिए। am I right? सोसाइटी के, देखो यहां पे आ गया सोशियो इकोनॉमिक्स। सोसाइटी के अंदर रिप्रोडक्शन रेट बढ़ता चला जाएगा, बर्थ रेट बढ़ता चला जाएगा, तो एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। am I right? ठीक है। अब हम पाकिस्तान में कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर 50% से ज्यादा यूथ है, वो कर क्या रही है सवाल है। सही है। अब इसका इंपैक्ट क्या है? यानी कि वर्क प्लेस के पास प्रोविजन आ गया लोगों को चूज करने का। ऐसा ही है। तो क्या हुआ? ये तीनों सोशल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो गए। अब देखो, याद रखना, जो वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट होगी वही एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसा ही है। अगर एजुकेशन वो प्रोवाइड ना करे जो वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा ही है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे पागल है। समझ रहे हो मेरी बात? बच्चे बोलेंगे भाई हम क्यों पढ़े। दुनिया की वो तमाम इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज जहां पे एजुकेशन बहुत ज्यादा अप्लाइड होती है, वहां पर वर्क प्लेस के लिए पास वर्कफोर्स अच्छी होती है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अगर वो सोसाइटीज जहां पर बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ऐसा ही है, तो वहां पर वर्कर्स सही से अप्लाई नहीं कर रहे होते। ऐसा ही है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के अंदर भी हम यही देखते हैं कि दुनिया जैसे जैसे तब्दील होती गई, ब्रिटेन की एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होता गया। ऐसा ही है। और ब्रिटेन का क्या पूरी दुनिया में चेंज हुआ, बिकॉज हम अभी ब्रिटिश को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ब्रिटेन को अंडरस्टैंड करेंगे, वो पूरी दुनिया पर इंप्लीमेंट होता चला जाता है। अब मैं अगर इस बात को यहां पर लेके चलता हूं, मेरा बेटा देखो, अगर मैं यहां से, अब जरा समझिएगा, बाद में कॉपी कीजिएगा, पहले समझिएगा। देखिए बेटा, यहां पर मेरे पास क्या है? वर्क प्लेस। सही है। मैं पहले वर्क प्लेस के साथ खेलना शुरू करता हूं। दुनिया में वर्क प्लेस एवोल्यूशन का शिकार रही है। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तब्दीली। सही है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज होती रही। अब जैसे कि वर्क प्लेस एक जमाने में प्राइमरी सेक्टर बेस्ड था,
एग्रीकल्चरल बेस, ऐसा ही है, बात समझ में आती है, ऐसा ही है। अब एजुकेशन भी उस हिसाब से होगी, सही है। फिर आगे आके हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर सेकेंडरी सेक्टर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, सही है। तो ऑटोमेटिकली मेरा बेटा आपका सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। अब जरा देखेंगे, अब इस चीज को मैं इंटरलिंक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, इसके लिंक विद एजुकेशन। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर जब दुनिया में एग्जिस्ट करता था तो मेरा बेटा उस दौर के अंदर होता क्या था, बहुत सिंपल सी बात है, उस दौर में इनफॉर्मल एजुकेशन थी। एम आई राइट और रॉन्ग? हमने फिर थीसिस को पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि प्री मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर क्या था, क्या थी मेरा बेटा, इनफॉर्मल एजुकेशन होती थी। घर के अंदर एल्डर्स अपने बच्चों को दिया करते थे, समझ में आई बात, कोई फॉर्मल मैकेनिज्म एग्जाम्स नहीं थे, ऐसा ही है। फिर दुनिया में जब सेकेंडरी सेक्टर आया तो उसके बाद से हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम क्रिएट होता है। यहां तक समझ में आई बात, यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या हुआ, हम सेकेंडरी सेक्टर में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उसमें भी कंटिन्यूअस एवोल्यूशन आ रहा है, वर्क प्लेस में भी एवोल्यूशन आ रहा है। हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि सेकेंडरी सेक्टर से दुनिया टर्शियरी सेक्टर में कन्वर्ट होगी, सही है। अब जरा देखो, जब दुनिया के अंदर सेकेंडरी सेक्टर से हम टर्शियरी सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे दुनिया को, तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन में भी चेंज आएगा, सही है। हम इस एवोल्यूशन को भी वेट करेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन के अंदर भी कोई ना कोई चेंज आना बनता है, एम आई राइट? देखो, हमने डिस्कस किया था सोशियोलॉजी। अब देखो, मैंने क्या कहा था ना, जो A1 के थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई होंगे A2 के अंदर। हम वो क्या कहता है, फंक्शनलिस्ट कहता है, पार्सन्स कहता है, इफ देयर इज अ चेंज इन वन इंस्टीट्यूशन देयर वुड बी इम्पैक्ट ऑफ दैट चेंज ऑन अनदर इंस्टीट्यूशन। पार्सन्स ने कहा था कि अगर एक सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा मेरा बेटा, दूसरे में आएगा, ऐसा ही है बेटा, समझ में आ रही है बात, सही है। पार्सन्स का है फंक्शनलिस्ट है, ठीक है, कि अगर सोसाइटी के किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज आएगा तो उसका इंपैक्ट दूसरे इंस्टीट्यूशन पे भी आएगा, जिसको मूविंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशन अपने आप को चेंज कर लेगा, क्लियर हुई बात। अब मैं इस कहानी को वापस पीछे से लेके चलता हूं। फिर हमारा दूसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा है, फैमिली है। हम सारे लोग A1 में पढ़कर आए हुए हैं फिर थीसिस को, ऐसा ही है, फिर थीसिस हमने पढ़ा है, सही है। हमने क्या कहा था कि प्राइमरी सेक्टर प्री ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था मेरा बेटा, एक्सटेंडेड फैमिली थी, मल्टी फंक्शनल फैमिली थी, है मैं राइट? अब देखो, मल्टी फंक्शनल फैमिली, अब वो जो मल्टी फंक्शनल फैमिली थी, वो मल्टी फंक्शनल फैमिली इनफॉर्मल एजुकेशन का रोल परफॉर्म कर रही है, कर रही है, एम आई राइट? मल्टी फंक्शन का मतलब बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने वाली फैमिली। तो अब देखो, लिंक कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो, मल्टी फंक्शन फैमिली ने इनफॉर्मल एजुकेशन दी टू फुलफिल द प्राइमरी सेक्टर, एम आई राइट? ऐसा ही है। फिर क्या हुआ, फैमिली के फंक्शंस क्या हो गए, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो गए, एम आई राइट? अब देखो, रिडक्शन इन फंक्शंस हो गया, फैमिली इज वर्किंग फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस बिकॉज एजुकेशन आया अपने फॉर्मल सिस्टम के साथ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आई बात? ऐसा ही है, हिस्ट्री के अंदर भी यही हो रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हिस्ट्री समझ में आएगी, वरना हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। रट रहे होगे बैठ के, भाई इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या हुआ, अब देखो मैं चेंज करूंगा, मल्टी फंक्शनल फैमिली वाज सपोर्टिंग द इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एज इट्स ओन फंक्शन, एम आई राइट? टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्लियर हो रही है बात? घर के लोग ही फार्मिंग करते थे। Afterwards, the family functions evolve into the specialized functions, which may eventually lead towards the phenomena of formal education system.
बिकॉज द एजुकेशन इज परफॉर्मिंग देयर सेवरल रोल्स. फ्लेचर की थ्योरी कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस याद है? कोर फंक्शंस कौन थे? जो सिर्फ फैमिली परफॉर्म करती है. पेरिफेरल फंक्शन कौन है? प्रीवियसली परफॉर्म बाय फैमिली बट नाउ दोस परफॉर्म बाय द अदर सोशल इंस्टीट्यूशन. एजुकेशन का रोल एजुकेशन ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? बहुत समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो अब हिस्टोरिकली भी चीजें इसी तरह से चेंज हो रही होंगी. कोई मसला यहां तक? यहां तक कंफ्यूजन क्लियर हो गया?